जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 5 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 101वां रामसर स्थल कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा गुलाब झील। तो गुलाब झील को हाल ही में भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है और ये अरुणाचल प्रदेश के कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में आता है। यह स्वच्छ जल की प्राकृतिक झील है और 150 से अधिक वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों, यहां पर 49 प्रजातियां आर्किड की भी पाई जाती हैं। इसके अलावा यहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, गुलाब झील जो है ये भारत का 101वां रामसर स्थल है, जिसे हाल ही में घोषित किया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे सुरहा ताल बोला जाता है, उसे 100वें रामसर स्थल के रूप में कुछ समय पहले घोषित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल था। 99वां रामसर स्थल बना था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को, ठीक है, जिसे अप्रैल 2026 में घोषित किया गया था। देखिए, जो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। 31 जनवरी 2026 को भारत में पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है, और छारी टांड, जो कि कच्छ गुजरात में है, इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके अलावा 12 सितंबर 2025 को कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और सिलीसेड़ झील, जो कि राजस्थान में है, इनको भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। और सितंबर 25 में गोकुल जलाशय, जो कि बक्सर में है, और उदयपुर झील, जो कि पश्चिम चंपारण में है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। नवंबर 2025 में गोगाबील झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था। गोगाबील झील जो है वो बिहार के कटिहार जिले में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रामसर साइट की कि रामसर साइट क्या होते हैं। तो रामसर साइट वे आर्द्र भूमियां होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता दी जाती है। अब सवाल आता है कि आर्द्र भूमि क्या होती है? तो आर्द्र भूमि ऐसी जगह होती है जो पूरे वर्ष भर गीली होती है या वहां पर पानी भरा रहता है। तो ऐसी जगह या तो कोई तालाब होगा या फिर कोई झील होगी, तो ऐसे स्थानों को आर्द्र भूमि बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं आर्द्र भूमियों को रामसर साइट घोषित किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। यह दर्जा रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है, यानी कि जो रामसर संधि हुई थी 1971 में, उसके तहत यह दर्जा प्रदान किया जाता है। रामसर संधि 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी और भारत ने इस संधि को 1982 में अपनाया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, याद रखिएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो तमिलनाडु में है 20, उत्तर प्रदेश में 13 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? तो मोनिशा चक्रवर्ती बनी है। तो मोनिशा चक्रवर्ती को हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उनके पास आरबीआई में कार्य करने का 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। दोस्तों, जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक होते हैं, ये आरबीआई के वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारी होते हैं और ये डिप्टी गवर्नर के अधीन काम करते हैं। देखिए, बात करते हैं आरबीआई की। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में गवर्नर हैं 2024 से। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, यानी 1949 में आरबीआई को भारत सरकार ने पूर्ण स्वामित्व में लिया था। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वर्तमान में आरबीआई की सुधा बालकृष्णन, और इसके जो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं स्वामीनाथन जी, पूनम गुप्ता और एस.सी. मुर्मू और रोहित जैन की हाल ही में नियुक्ति हुई है। कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सौरभ विजय UIDAI के CEO बने हैं। प्रशांत पी से ओमान में भारत के राजदूत। आर मुकुंदन CII के अध्यक्ष। अशोक कुमार पांडा सेल के CMD। प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष। और श्रेयस अय्यर जो कि एक क्रिकेटर हैं, वो भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। तो दोस्तों, हाल ही में कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया है और उन्हें ये सम्मान दिया गया है अंतरिक्ष अनुसंधान एवं खगोल भौतिकी में, और अंतरिक्ष अनुसंधान और खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। दोस्तों, जो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है ये भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की वर्तमान में डायरेक्टर हैं। और इनकी उपलब्धियां क्या हैं इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद? तो ये कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं और यह सम्मान प्राप्त करने वाली वह चौथी भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसलिए इनके बारे में आपको नोट जरूर करना है। कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक की बात करें तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और यह पदक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं उनके सम्मान में दिया जाता है। और यह सम्मान कॉस्पर नामक संस्था और इसरो के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ये दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से देती हैं। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करना, यानी कि जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको ये पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है, और भारत में अब तक ये जो सम्मान है किसको किसको मिल चुका है? तो UR राव को 1996 में, और इसके अलावा गुरुबख्श सिंह लखना को 2014 में, अनिल भारद्वाज को 2024 में और अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को हाल ही में 2026 में प्रदान किया गया है। कॉस्पर की बात हुई थी तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसे शॉर्ट में कॉस्पर बोला जाता है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इसका उद्देश्य है जो स्पेस रिसर्च है उसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, कैंडेरे हुरुन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में टॉप 10 में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला लीडर कौन बनी है? तो वो बनी है अवनी लेखारा। तो दोस्तों, हाल ही में कैंडेरे हुरुन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 लॉन्च की गई है हुरुन इंडिया नामक संस्था के द्वारा। तो इसमें 117 महिला लीडर्स शामिल किए गए हैं। तो इसमें टॉप पर हैं मीना बिंद्रा, और अगर हम अवनी लेखारा की बात करें तो ये 6वें स्थान पर हैं। इनकी उम्र 24 साल है और ये टॉप 10 में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला लीडर बनी है। जो अवनी लेखारा है वो पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं। देखिए, इसमें जो पूरी लिस्ट जारी की गई है उसमें सबसे युवा महिला लीडर्स की बात करें तो इसमें शीतल देवी पहले नंबर पर हैं, फिर नूरीन आयशा है, फिर पारुल गुलाटी हैं, फिर हैं प्रियंका शर्मा और फिर हैं दोस्तों रितिका मोहन। जो शीतल देवी हैं इनके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, ये भारत की पैरा तीरंदाज हैं। और इसके अलावा कुछ उम्रदराज महिलाएं भी शामिल की गई हैं जिसमें रजनी वेक्टर्स हैं और मीना बिंद्रा हैं, मंजू डी गुप्ता हैं, ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग कवरेज कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? 99.92% तक। तो दोस्तों, भारत में लगभग सार्वभौमिक बैंकिंग कवरेज हो चुका है जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है, और भारत का जो बैंकिंग कवरेज है वो 99.92% पर हो गया है, यानी 99.92% गाँवों में जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो पहुंच गई हैं। ठीक है,
तो देखिए, अगर हम बैंकिंग कवरेज की बात करें तो कुल आबादी वाले गांव जो हैं वो 6,01,328 हैं, जिसमें बैंकिंग सुविधा पहुंच गई है 6,08,68, यानी लगभग 99.92% गाँवों तक बैंकिंग सुविधा पहुंच गई है। अब बैंकिंग सुविधा इस प्रकार से मानी जाती है, जैसे कोई गांव है और उसके 5 किलोमीटर के अंदर अगर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है तो उसे बैंकिंग कवरेज में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी डीजल ईंधन को लॉन्च किया है? तो XWG डीजल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी XWG डीजल लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। और इसकी विशेषता ये है कि ये -42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम करता है, यानी कि -42 डिग्री सेल्सियस में ये जमता नहीं है बल्कि ये काम करता है। तो ये डीजल हाल ही में लॉन्च किया है भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो ठंडे इलाकों में किया जाएगा, यानी कि जो हमारे बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सेना के वाहन होते हैं उसमें इस डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इस डीजल के बारे में अगर हम बात करें तो यह अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है और यह सामान्य डीजल की तरह कम तापमान पर जमता नहीं है और ना ही ये गाढ़ा होता है। -42 डिग्री सेल्सियस पर भी ये तरल अवस्था में होता है, यहाँ पर माइनस कर लेना। और इसका जो उपयोग है ये युद्ध टैंकों में और पैदल सेना के जो लड़ाकू वाहन होते हैं उसमें, और वज्र जो एक वाहन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंजन ठंडे इलाकों में स्टार्ट आसानी से हो जाएगा और -42 डिग्री सेल्सियस तक ये प्रभावी संचालन करेगा। अगला क्वेश्चन है, चांदीपुरा वायरस हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? आंसर हो जाएगा, गुजरात में संक्रमण से 22 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो हाल ही में चांदीपुरा वायरस के कारण गुजरात में 22 बच्चों की मृत्यु हुई है, इसलिए ये जो चांदीपुरा वायरस है ये चर्चा में रहा है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर कुछ चीज़ें नोट करनी है। तो दोस्तों, इस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस और इसका जो प्रकार है वो है आर्बो वायरस। इसकी पहली बार पहचान 1965 में की गई थी, चांदीपुरा गांव, नागपुर, महाराष्ट्र में। और ये जो वायरस है ये सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। एक मक्खी होती है जो कि सैंड फ्लाई कहलाती है, तो अगर वो संक्रमित हो जाती है तो इसके काटने से ये फैलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग होता है वो 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना कब शुरू की है? तो ये 4 अगस्त 2026 को शुरू की है। तो भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना की शुरुआत की है 4 अगस्त 2026 को। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर भारत सरकार ने क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें जो क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है उसका संरक्षण किया जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लाउडेड लेपर्ड है। तो इसको बचाने के लिए, इसके आवास को बचाने के लिए और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना शुरू की गई है। क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसे नियोफेलिस नेब्यूलोसा बोला जाता है, यानी ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह एक जंगली बिल्ली है और ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है और ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ है। यह एक प्रकार की बैठक थी और इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3 सालों में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार होता है इसको 2 गुना किया जाए और इस व्यापार को बढ़ा करके 3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच की जो बैठक है ये नई दिल्ली में हुई है। देखिए, 2025 के व्यापार की अगर हम बात करें तो कुल व्यापार हुआ है 1.32 अरब अमेरिकी डॉलर
जिसमें भारत का निर्यात है 1.15 अमेरिकी डॉलर का और उज्बेकिस्तान का निर्यात है 164 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसमें जो वार्षिक वृद्धि है वो 30% की हुई है। और दोस्तों अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो यह मध्य एशिया में स्थित एक कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये भूमि से घिरी हुई कंट्री है। ताशकंद इसकी राजधानी है। उज्बेक सोम यहाँ की करेंसी है और शवकत मिर्जियोयेव यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो ये डाक विभाग ने जारी किया है। तो दोस्तों सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी पर एक स्मारक डाक टिकट हाल ही में जारी किया गया है 3 अगस्त को, और ये सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी पर लॉन्च किया गया है। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। देखिए सतीश गुजराल कौन है? तो यह भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और भित्ति चित्रकार और लेखक हैं। तो इनके बारे में आप जरूर नोट करिएगा। इनका जो जन्म है ये 1925 में हुआ था झेलम, ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और 26 मार्च 2020 को इनका निधन हुआ था। और इन्हें राष्ट्रीय कला पुरस्कार 3 बार मिला है और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्हीं की याद में हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जा करके आप बहुत सारे कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं और जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कल के करंट अफेयर्स की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? चौथा। विली वॉल्स किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? इंडिगो। पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन कहाँ हुआ है? ब्रॉड पीक पर। और विश्वेश नेगी किस देश में भारत की नए राजदूत बने हैं? ईरान। और ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल 2026 का टाइटल किसने जीता है? तन्वी शर्मा। रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास का आयोजन किसने किया है? भारतीय वायुसेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के लाजपत भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? गोप बंधु दास की। और मोरक्को ने किस नेशनल हाईवे का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तिजनीत दाखला हाईवे। रूस ने हाल ही में किस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है? तो उल्यानोव्स्क। और मेक इन इंडिया के तहत निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का जलावतरण कहां पर किया गया है? कोलकाता के टीटागढ़ में। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर था 39 मेडल। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हुए हैं उसमें मेडल टैली में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो चौथा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये वंदना राठौर, विभा और राकेश कुमार, इन सभी ने सही बताया है। हालांकि सभी ने सही बताया है। आज आपका क्वेश्चन है भारत का 101 बार रामसर स्थल कौन सा बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। और दोस्तों हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लें और ऐप पर एक दोस्तों टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।